हेलो बच्चों, आप लोगों का जो है आपके प्यारे से चैनल एच यू खान केमिस्ट्री क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो है रसायन विज्ञान का अगला पार्ट पढ़ेंगे। पहला चैप्टर चल रहा था हमारा, जो पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो जो चैप्टर था उसी चैप्टर का हम लोग अगला पार्ट आज देखेंगे। आज के पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं आक्सीकारक और अपचायक के बारे में। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले टॉपिक से। जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था आक्सीकरण और अपचयन, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। आक्सीकारक और अपचायक हमें पढ़ना है, लेकिन भाई उन्हीं को ये चीज़ समझ में आएगी, आक्सीकारक और अपचायक, जो हैं आक्सीकरण और अपचयन को समझ चुके होंगे। तो इसलिए जिन्होंने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा ध्यान से, ठीक है, वो एक बार फिर से जाकर मैं कह रहा हूँ ध्यान से देख लीजिए। देखिए, आप लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, गर्मी में खड़े होकर जो है वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए जो है हम लोग जितना कहें आप लोग उतना किया करिए प्लीज़, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं आक्सीकारक और अपचायक, लेकिन इससे पहले जो है आप लोग आक्सीकरण और अपचयन को एक बार फिर से जाकर देख लीजिए, तभी जो है क्लियर समझ में आया होगा, और जिनको वो समझ में आ चुका है वो समझें यहाँ पर, ठीक है। चलिए, आक्सीकारक और अपचायक समझना है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एवं रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन जनरली आ जाता है, बोर्ड पेपर में पूछ लिया जाता है कि निम्न अपक्रिया, कोई अपक्रिया दे देगा, उसमें पूछ लेगा इसमें से कौन सा आक्सीकारक है कौन सा अपचायक है। तो आपने आक्सीकरण अपचयन समझ लिया, तो फिर देखिए आगे कैसे हम लोग जैसे एक अपक्रिया लेते हैं, फिर उसके बाद परिभाषा हम बताते हैं। पहले एग्जाम्पल फिर परिभाषा। जैसे देख लीजिए, MnO2 प्लस HCl गिव्स आउट MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ये हमारा रिएक्शन है। MnO2 प्लस HCl बैलेंस करना आप लोग जानते ही हैं। चलिए हम जल्दी से बैलेंस कर देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। 4HCl हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा Cl2, यहाँ पर हो जाएगा 2H2O, ठीक है, बैलेंस हो गया ना। तो इस तरह से हमारा समीकरण बैलेंस हो गया, आप लोगों ने बैलेंस कर दिया। अब देखिए इसमें थोड़ा से पीछे जाइए, हमने आक्सीकरण और अपचयन समझाया था आपको। आक्सीकरण मतलब बताया था, दो परिभाषाएं बताई थी भाई, पुरानी अवधारणा नई अवधारणा दो बताई होंगी, ठीक है। बताया होगा कि किसी पदार्थ द्वारा, आक्सीकरण में किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन व अथवा किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण करना, ऑक्सीजन या किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण करना, या हाइड्रोजन या किसी अन्य धन विद्युत तत्व को त्याग करना, क्या कहलाता है? आक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आक्सीकरण कहलाता है भाई। और अपचयन में उसका उल्टा बताया था कि किसी पदार्थ द्वारा, पदार्थ क्या हो सकते हैं? परमाणु, अणु, यौगिक, कुछ भी हो सकते हैं, कि किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या किसी अन्य धन विद्युतीय तत्व को, धन विद्युतीय मतलब जिनके ऊपर धनायन बनाते हो जो, उनको ग्रहण करना, या ऑक्सीजन अथवा किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व को त्याग करना, क्या कहलाता है? अपचयन। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर MnO2 है, यहाँ पर MnCl2 है, यहाँ पर MnO2 है, यहाँ पर MnCl2 है, तो जाहिर सी बात है MnO2 ने O2 को त्याग किया होगा, O2 को निकाला होगा, तभी तो MnCl2 बना। तो इसका मतलब इसने जो है ऑक्सीजन को त्याग करके क्या बनाया? ये बनाया। और ऑक्सीजन का त्यागना क्या कहलाता है भाई? अभी हमने बताया, ऑक्सीजन अथवा किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग करना, अथवा हाइड्रोजन या किसी अन्य धन विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना, क्या कहलाता है? अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। अर्थात इसका जो है, इसमें अपचयन हो गया, अर्थात MnO2 ने ही तो त्याग किया, तो MnO2 का अपचयन हुआ। किसमें हुआ? इसमें हुआ। और सबसे जरूरी बात, जिसका अपचयन होता है वो आक्सीकारक का कार्य करता है। जिसका अपचयन होता है वो किसका कार्य करता है? जिसका अपचयन होता है वो आक्सीकारक का कार्य करता है। अब अपचायक देख लीजिए। अपचायक अगर समझना है तो आक्सीकरण समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, इस वाले केस में यहाँ पर HCl है, और HCl जाके Cl2 में कन्वर्ट हो गया। अब HCl Cl2 में कब कन्वर्ट हुआ होगा, कब बदला होगा? जब HCl ने यानी H को रिमूव कर दिया होगा, हटा दिया होगा। जब ये हट गया होगा तो यहाँ पर केवल क्या बचा होगा? Cl। लेकिन Cl परमाणु है, परमाणु के रूप में Cl नहीं पाया जाता, पाया जाता है अणु के रूप में, तो क्या बनाएगा? Cl2 बनाएगा। तो इसलिए यहाँ से H निकल गया, और हाइड्रोजन का निकलना अथवा
ऑक्सीजन या किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो इसका इसमें क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। और जिन पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? इसका, तो वो किसका कार्य करेगा भाई? अपचायक का। किसका कार्य करेगा? अपचायक का। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो ये पहचान जाए हम लोग किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, तो बहुत ही आसानी से पहचान जाएंगे कौन ऑक्सीकारक है कौन अपचायक। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक का कार्य करता है और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक, उल्टा है वही कार्य करता है। ठीक है, तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एक परिभाषा हमने वो वाली भी बताई थी। एक परिभाषा अगर ये तो इस तरह से भी समझ सकते हैं, एक और हम बता दे रहे हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको, बहुत ही आसानी से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को बैक करके नोट कर लीजिएगा भाई। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम। लिखा हुआ है SnCl2 प्लस FeCl3 गिव्स आउट SnCl4 प्लस FeCl2। ठीक है, पहले चेक कर लीजिए बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। SN1 SN1 Cl2 3 5, यहाँ पर 4 2 6। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अगर हम 2 FeCl3 कर दें और यहाँ पर 2 FeCl2 कर दें तो देखिए बैलेंस हो रहा है। 3 दूनी 6 और 2 8 क्लोरीन, 4 और 4 8 क्लोरीन, 2 आयरन 1 SN, सारी चीज़ें बैलेंस होंगी। ठीक है, बैलेंस करना आप लोग जानते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जल्दी बता रहे हैं क्योंकि आपको पिछले वीडियो में बैलेंस करना ही हमने बताया था। तो इस केस में देखिए एक परिभाषा और होती है ऑक्सीकरण और अपचयन की, वो परिभाषा भी आप नोट कर लीजिए। अगर ना नोट किए हों पिछले वीडियो में, वैसे हमने बताया होगा, अगर भूल गए होंगे तो नोट कर लीजिएगा कि ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, किसी भी पदार्थ के ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, ठीक है, ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी भी पदार्थ के ऑक्सीकरण संख्या यानी उसके ऊपर जो आवेश होता है +2 +3 जो भी आप देखते हैं, वो आवेश जो होता है उसको ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। तो किसी भी पदार्थ के ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या का घटना अपचयन। बस बहुत आसान सी चीज़ है। अब जैसे इसमें मान लीजिए हमें Sn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो आपको एक बहुत आसान सा तरीका बता दे रहे हैं। अगर इसका निकालना है तो इसका निकाल लो, इसका निकाल लो। और Cl का पता है सबको। अब Cl जो होता है, Cl के ऊपर -1 आवेश होता है, -1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, क्योंकि Cl के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करना चाहता है, इसलिए -1 आवेश होता है। तो 2 Cl हैं तो -2 आवेश हो गया। तो इस पर अगर -2 आवेश हुआ तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर +2 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी यौगिक न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। उदासीन कब होगा? जब इस पर -2 इस पर +2। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर चेक कर लीजिए, ये 2 तो जो है मोल बता रहा है, इससे मतलब नहीं है, 2 अणुओं की संख्या बता रही है। इस अणु को लीजिए तो Cl3 पे यानी 3 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 प्लस हो जाएगा। इस वाले केस में देखें तो Sn पर 4 प्लस हो जाएगा, Fe पर यहाँ पर देखा जाए तो 2 प्लस हो जाएगा। क्यों 2 प्लस होएगा? क्योंकि 2 Cl है, 1 Cl पर 1 माइनस, तो 2 Cl पर 2 माइनस, तो यहाँ पर 2 प्लस। 1 Cl पर 1 माइनस, 4 Cl है तो 4 माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 प्लस। ठीक है, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं ये। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया था, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना भी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, जो आवेश होता है उसका बढ़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या यानी आवेश का घटना अपचयन। तो देखिए यहाँ पर Sn की ऑक्सीकरण संख्या 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 से 4 हो रहा है यानी बढ़ रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऑक्सीकरण हो रहा है। और अभी हमने बताया कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो किसका कार्य करता है? अपचायक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? अपचायक का कार्य करता है। यहाँ पर देखिए 3 से 2 हो रहा है ऑक्सीकरण संख्या Fe का, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। और जिसका अपचयन होता है किसका कार्य करता है? ऑक्सीकारक का, ऑक्सीकारक का कार्य करता है भैया। ठीक है, चलो ठीक, एक तरह से। और अब चलिए पुराना वाला फार्मूला लगाते हैं इस पर भी। ये नया वाला फार्मूला हमने बताया ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना और ऑक्सीकरण संख्या का घटना वाला। पुराना वाला जो हमने बताया था कि ऑक्सीजन या किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना, ऑक्सीजन या किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना क्या होता है? अथवा हाइड्रोजन या किसी अन्य धन विद्युत तत्व का क्या करना चाहिए? ऑक्सीजन को या किसी अन्य ऋण विद्युत तत्व को ग्रहण कर ले। ऋण विद्युतीय तत्व मतलब उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश हो, उसको ग्रहण कर ले, या हाइड्रोजन को या किसी अन्य धन विद्युतीय तत्व को त्याग कर दे, तो वो ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पर अगर देखिए तो Sn के साथ Cl है, 2 Cl हैं, और Cl के ऊपर होता है ऋणात्मक आवेश यानी ऋण विद्युतीय तत्व है। तो 2 Cl था और यहाँ पर कितना Cl हो गया? 4, यानी ग्रहण कर लिया उसने। तो ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना क्या होता है? ऑक्सीकरण।
और यहाँ पर देखिए इस केस में Cl है 3 और यहाँ पर Cl कितना है 2, तो ऋण विद्युत तत्व का त्याग करना हो रहा है। तो ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग करना या हाइड्रोजन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन। तो इस तरह से भी आप ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण और अपचयन को समझ सकते हैं। अगर आपने ऑक्सीकरण और अपचयन समझ लिया तो जान लीजिए ऑक्सीकारक को अपचायक समझ लेंगे। तो ऑक्सीकारक और अपचायक में जो है परिभाषा क्या लिखेंगे कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक का कार्य करता है और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो इतनी बात हो गई। इसको आप बहुत ही ध्यान से 2-3 बार देखिएगा। इतने जो हमने अभी तक बातें बताई उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही आसान भी है और थोड़ा सा समझ जाएं। अगर नहीं समझेंगे तो फिर चक्कर खाते रहेंगे। ठीक है। तो ऑक्सीकारक और अपचायक भी हो गया। अब उसके बाद छोटे मोटे 1-2 टॉपिक और बचे हुए हैं इस चैप्टर में, जिसको जो है हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव। हेडिंग डालेंगे आप लोग ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होते हैं, यानी हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या प्रभाव दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको प्रभाव भी जान लेते हैं भैया। तो प्रभाव में पहला प्रभाव जो आपके सिलेबस में, वैसे बहुत सारे प्रभाव हैं, जो सिलेबस में है पहला है संक्षारण। संक्षारण बहुत ही शॉर्ट में बता दे रहे हैं, इसमें सब लॉन्ग में आएगा नहीं। और दूसरा है विकृत गंधिता। विकृति गंधिता, ठीक है भाई, विकृत गंधिता। संक्षारण इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन, और विकृत गंधिता दूसरा है, इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। एसिडिटी ना है, रेंसिडिटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोरोजन। कोरोजन। ठीक है, चलो पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग संक्षारण। संक्षारण मतलब वायु तथा नमी की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षरण होना। वायु तथा नमी की उपस्थिति में, बिना वायु और नमी के जो है क्षरण नहीं होगा। अभी एग्जाम्पल बताएंगे आपको। वायु तथा नमी की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षरण होना, नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में लोहे पर जंग लगना, अगर वायु नहीं होगा या नमी नहीं होगी तो लोहे पर जंग नहीं लगेगा। अब अगर पेंट लगा दीजिए, तो पेंट अगर लगा देते हैं हम लोहे पर, तो उसका जो है वायु से और नमी से कांटेक्ट नहीं होने पाता है लोहे का, तो इसलिए जंग नहीं लगती है। तो इसलिए कह सकते हैं वायु तथा नमी की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षरण होना, एक बार की नहीं होता है क्षरण, धीरे धीरे क्षरण होना संक्षारण कहलाता है। अब जो संक्षारण है वो एक ऑक्सीकरण क्रिया है। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल है नहीं, एक आध नंबर में दे देगा, बहुत छोटे टॉपिक के रूप में दिया हुआ है। तो देखिए संक्षारण में एक एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। और जो लोहे पर जंग लगता है, जैसे मान लीजिए Fe है, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसका? संक्षारण का। लोहे पर जंग लगना, चांदी पर का जो है काले धब्बे पड़ना या काला हो जाना, चांदी का काला हो जाना, ये भी जो है संक्षारण ही है। या तांबे पर जो है हरे हरे धब्बे पड़ जाना, ये भी संक्षारण का एग्जाम्पल है। लेकिन सबसे कॉमन क्या है? लोहे पर जंग लगना सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो जैसे मान लीजिए हमारा लोहा है और लोहे पर जंग लग जाता है, तो ये बन जाता है Fe2O3 × XH2 बन जाता है। क्या बन जाता है? Fe2, ये जंग का सूत्र होता है, लोहे पे जंग का सूत्र होता है Fe2O3 × XH2O। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, Fe पर जब कोई परमाणु उदासीन हो, अकेला हो, तो उस पर आवेश 0 माना जाता है। उस पर आवेश क्या माना जाता है? 0। इस केस में अगर देखा जाए तो आवेश निकाला जाए इस वाले में, तो वो पे -2 आवेश होता है, यानी एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जितना ग्रहण कर देगा उतना ही उस पर माइनस आवेश रहेगा। तो एक ऑक्सीजन पर 2 आवेश माइनस वाले, तो 3 ऑक्सीजन है तो 6 आवेश, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 6+ होगा, लेकिन 2 आयरन है तो 3 बढ़ जाएगा। इसका मतलब एक आयरन पे 3+ है। ठीक है, कितना है? तो यहाँ पर देखिए 0 से +3 में जा रहा है आयरन, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी हमने बताया ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। तो एक प्रकार से जो लोहे पर जंग लगने की घटना है वो ऑक्सीकरणीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? ऑक्सीकरणीय प्रक्रिया है। ठीक है, तो आप चाहें तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं लोहे पर जंग लगना, जंग लगने का सूत्र होता है Fe2O3 × XH2O। ठीक है, ये तो हुआ संक्षारण। अब संक्षारण पर बचाव कैसे करेंगे? तो बचाव में लिख सकते हैं आप लोग कि लोहे पर पेंट लगाकर, लोहे पर ग्रीस लगा दिया जाए,
या तेल वेल की जो है पॉलिश कर दी जाए तो भी जो है बचाव किया जा सकता है, ताकि उसका जो है वायु और नमी से कांटेक्ट ना हो पाए, फिर वो जंग लगने से बच जाएगा। एक और लास्ट टॉपिक है, हम लोग विकृत गंधिता समझ लेते हैं। विकृत गंधिता मतलब, विकृत मतलब जानते ही हैं, विकृत मतलब क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी खराब चीज़ें। विकृत गंधिता मतलब बदबू, ठीक है, मतलब अच्छी गंध ना हो जिसकी, उसको हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। तो अच्छी गंध से मतलब ये है, जैसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं खाने वाले, ठीक है, खाने योग्य पदार्थ जैसे खाना है, 2-4 दिन रख दीजिए वो खाना, फिर उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो वही है विकृत गंधिता भाई। इसमें होता क्या है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जीवाणु जो है उसको ख़राब कर देते हैं, 2-4 दिन रखा रहेगा, बहुत सारे जीवाणु उसके संपर्क में आएंगे और उसको जो है धीरे धीरे उसका अपघटन करने लगते हैं, इसके कारण वो उसकी अजीब सी स्मेल आने लगती है। और दूसरा कारण ये होता है, वहाँ पर भी ऑक्सीकरणीय क्रिया होती है, क्योंकि वो पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, वायु में खुला रहेगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसमें ऑक्सीकरणीय क्रिया होती है, और इस कारण उसके गुण बदल जाते हैं। जो पहले गुण था, यानी पहले स्वादिष्ट था वो गुण था, वो बाद में उसका गुण बदल जाएगा, अर्थात उसमें जो है बदबू आने लगेगी। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता। तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा को वायु में खुला रखने पर, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा वायु में खुला रखने पर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकृत मतलब इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण इनमें अजीब सी गंध आने लगती है, और इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। तो विकृत गंधिता कहते हैं, ये हो गया। अब जैसे एग्जांपल में लिख लेंगे आप लोग, ठीक है, फल का ख़राब हो जाना, फल से जो है अजीब सी स्मेल आना, गंध आना, भोजन से जो है गंध आना, ये सब जो है विकृत गंधिता के एग्जांपल हैं, ठीक है। अब कैसे इसको रोका जाए भाई तो यहाँ पर भी अगर हम ऐसा कर दें कि उसका वायु से संपर्क ना होने पाए, जैसे आप लोग देखते हैं वेफर वगैरह जो लड़के खाते हैं, उसमें वसा होता ही है, तेल होता ही है, उसको पन्नी में रख दें हम, तब तक वो ठीक है, चाहे 2-4 महीने रखा रहता है दुकानदार के यहाँ, तो वो ठीक रहता है। लेकिन जब बच्चे उसको खोल दें उसके बाद 4 दिन रख दीजिए, 2 दिन रख दीजिए, वो ख़राब हो जाएगा। क्यों ख़राब हो गया, क्योंकि उसका जो है वायु से संपर्क हो गया, तो उसका जो है रेंसिडिटी हो जाएगा, यानी विकृत गंधिता आ जाएगी, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही किसी भी पदार्थ को अगर हम खुले में रख देते हैं तो वो जो है एक निश्चित समय बाद जो है उसका जो है कैरेक्टर बदल जाता है, उसका गुण बदल जाता है, और वो उसमें विकृत गंधिता का गुण आ जाता है। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे रोका जाएगा, तो वही उसमें जो है वायु से संपर्क ना होने दिया जाए किसी भी पदार्थ का, उसके लिए उसके ऊपर पन्नी वगैरह लगा दी जाती है, ठीक है, जैसे चिप्स उप्स के ऊपर, या उसको इन जगहों पर रखा जाए जहाँ पर वो प्रकाश से सीधा संपर्क ना होने पाए। जैसे एग्जाम्पल में एक प्लेट में भोजन ले लीजिए, उसको धूप में रख दीजिए और एक को छाँव में रख दीजिए, दोनों में देखिए कि कौन जल्दी बदबू करेगा भाई, तो जो धूप वाला है वो जल्दी बदबू करेगा। तो इसलिए विकृत गंधिता को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों को प्रकाश वाले स्थानों से दूर थोड़ा सा रखा जाए, ठीक है। तो इससे भी हम लोग विकृत गंधिता से बचाव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनको जो है निम्न ताप पर रखा, जैसे फ्रीजर वगैरह में रख देते हैं तो भी विकृत गंधिता नहीं होने पाती है, ठीक है। तो फ्रीजर वगैरह में रख दें, यानी निम्न ताप पर रखा जाए। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे नमक वमक भी थोड़ा सा डाल दिया जाए, ठीक है, तो वो विकृत गंधिता को रोक देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो पहला चैप्टर था वो समाप्त, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा पहला चैप्टर जो है बहुत बढ़िया से तैयार हुआ होगा और सभी लोगों ने नोट्स बना लिया होगा, ठीक है। धन्यवाद।